एंड वेलकम टू बायो लाइब्रेरी। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग 4 चीज़ें जो कि हमने कर ली हैं रिस्पेक्टिवली, हमने सिंगल न्यूरॉन रिकॉर्डिंग कर लिया है, ईसीजी कर लिया है, ईईजी कर लिया है, एंड देन दिस नेक्स्ट वन जो कि हम ब्रेन लीजन्स एंड स्टिमुलेशंस करने जा रहे हैं। एंड व्हाट आई एम डीलिंग इज यूनिट 13 मेथड्स इन बायोलॉजी का अभी सिर्फ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाला पोर्शन। ठीक है, इन फ्यूचर हम टेक्निक्स को अच्छे से देखेंगे। अभी हम ये इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी वाला यूनिट कर लेते हैं बिकॉज नोबडी हैज़ एवर डेल्ट इट। और दूसरा, हमको अगर पढ़ना पड़ा, मान लो आप 8 नंबर ही फेच कर सकते हैं हम इससे, विच मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रैंक एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ कि क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, तो हम एटलीस्ट उसको छोड़ ना पाएँ। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ी सीरीज़ नहीं होने वाली है, आपकी 2 या 3 घंटे में पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो वंस आई कंप्लीट दी इंटायर प्लेलिस्ट, आप पूरी प्लेलिस्ट भी सुन सकते हो या फिर आप डेली डेली मेरे साथ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पढ़ना है? ब्रेन लीजन एंड स्टिमुलेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत बड़ा वीडियो मैं खुद नहीं बनाने वाली हूँ इस पर। मैं बस आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ फॉर पीपल हु विल डू रिसर्च इन ब्रेन बायोलॉजी। जो भी ब्रेन रिलेटेड फील्ड में काम करना चाहते हैं उनके लिए दिस वीडियो विल बी यूजफुल। दूसरा, जिन्हें कैंसर पे काम करना है उनके लिए दिस विल बी यूजफुल। एंड अगेन पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसआर, उनके लिए तो यूजफुल होना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लीजन क्या होता है। लीजन नाम से ही लगता है एक स्कार या एक ऐसा करके कोई मेलफॉर्मेशन, कोई ऐसा टिश्यू, कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल में ना प्रेजेंट हो। जैसे इनके हेड में आप देखिए, इस इमेज के हेड में एक छोटा सा ऐसा स्कार टाइप प्रेजेंट है, राइट? तो उसको लीजन बोलते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? डैमेज्ड एरिया। डैमेज कैसे हुए? वाया इंजरी या फिर डिजीज। तो ब्रेन लीजन क्या हो गया? एक ऐसा एरिया जहाँ पे इंजरी या डिजीज है आपके ब्रेन के अंदर। ब्रेन नाम दिया इसलिए ब्रेन लीजन हो गया। डेफिनेशन बहुत सिंपल हो, वाइल द डेफिनेशन वेरी सिंपल, बट ब्रेन लीजन्स को समझना इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? क्योंकि बहुत टाइप के ब्रेन लीजन्स होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हमने लीजन देख लिया, वो लीजन में कितने टाइप्स हैं उसके अंदर भी हमें जाना पड़ेगा। तो अब आता है कि एरिया ऑफ ब्रेन गेटिंग अफेक्टेड इन ब्रेन लीजन्स। डेफिनेटली हमारा ब्रेन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड है ना? सेरेब्रम है, सेरेबेलम है, पॉन्स है, पीछे मेडुला ऑब्लंगाटा पूरा एक्सटेंडेड है स्पाइनल कॉर्ड तक। तो कहाँ आपका वो ब्रेन के कौन से एरिया में वो लीजन हो रहा है, उससे डिपेंडेंट बहुत सी चीज़ें निकल के आते हैं, पढ़ते हैं कि वैसे तो ब्रेन लीजन मतलब डिस्ट्रक्शन टू एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो ट्रॉमा से हो सकता है, डिजीज से हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो जाए। वहाँ पे इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली फ्लेम, जहाँ भी रिलेटेड है ना, फ्लेम इज बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेचर। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो क्योंकि ब्लड रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैल फंक्शन, अ फंक्शन विच इज़ नॉट नॉर्मल इज कॉल्ड एज मैल फंक्शन, है ना? और डिस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रेन सेल और ब्रेन टिश्यू, जो कि ब्रेन स्ट्रोक में होता है। स्ट्रोक जब भी आता है कहीं का भी, तो वहाँ पे के ब्लड सेल्स और वहाँ पे के न्यूट्रिएंट्स, वहाँ के ऑक्सीजन, ये सब सप्लाई ब्लॉक कर दी जाती है, तो वो एरिया स्कार बन जाता है, वो एरिया डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है ना? या डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अ लीजन में बी लोकेलाइज इन वन पार्ट ऑफ, एक पार्ट में लोकेलाइज हो सकता है या फिर डीलोकेलाइज, मतलब बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है आपके ब्रेन के। ठीक है, या तो एक ही पोर्शन पे रहेगा, ठीक है, और या तो बहुत सारे एरिया में फैला हो सकता है। ठीक है, और इनिशियल डैमेज में बी सो स्मॉल as to not produce any initial symptoms but progresses over time to cause obvious physical and mental changes। यही प्रॉब्लम है। ब्रेन ट्यूमर की बात करें, कैंसर की बात करें, ये शुरुआत में बहुत ही इन्वेजिवनेस दिखाते ही नहीं है, बट सडनली व्हेन दे शो इन्वेजिवनेस दे जस्ट एक्सप्लोड। वो इतना डैमेज ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इट्स लाइक वो सिंपली आपके जो अदर बैरियर्स है ना, उनको भी धीरे धीरे ब्रीच आउट करते रहते हैं। तो एक बार में जब इफेक्ट आता है तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है डिस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो प्रोग्रेसिवली इसका बहुत गंदा इफेक्ट आता है। अब आता है कि ब्रेन लीजन डायरेक्टली आपके न्यूरॉन्स पे कर सकते हैं या फिर ग्लियल सेल्स पे कर सकते हैं। अब आप जानते ही हो कि आपके नर्वस सिस्टम में 2 तरीके के सेल हैं। एक आपके मेन काम करने वाले, दोज आर कॉल्ड एज योर नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स। और दूसरा न्यूरॉन्स की देखभाल करने वाले, दोज आर ग्लियल सेल्स। इनके बारे में मैंने आपको ईईजी में भी बताया था। मैंने बताया था कोई भी डिस्ट्रक्शन होगा, डैमेज होगा, या अपने पे ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों में हो सकता है, तो न्यूरॉन में या तो ग्लियल सेल्स में। अब आता है सिम्टम्स ऑफ अ ब्रेन लीजन। ये डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम हुई है, और डिपेंड करता है जिस पार्ट पे हुई है कितनी हुई है। डिपेंड्स अपॉन विच पार्ट एज वेल एज द डिग्री ऑफ डैमेज। तो डिग्री के हिसाब से मिनिमल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। ठीक है, अब आता है हमारा जो डायग्नोसिस है, मतलब आपके सीएसआर के पार्ट बी के हिसाब से, पार्ट बी के क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ बन जाता है ना क्वेश्चन, वो इसी का बनता है कि ये क्या डायग्नोसिस है इसका। तो इसकी डायग्नोसिस हम सीटी स्कैन से कर सकते हैं, एमआरआई से, और एंजियोग्राफी से। अभी एंजियोग्राफी में आगे बताती हूँ कि कहाँ पे आप एंजियोग्राफी यूज़ करते हो, क्योंकि एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, ग्राफी मतलब उसको ग्राफ के फॉर्मेट में। अब तो आप ईसीजी, ईईजी, इनके बाद
जिसके भी आगे ग्राफी लगता है आप समझ जाओ कि उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में, रीडेबल फॉर्मेट में, अपने इलेक्ट्रिकल जो भी सिग्नल चल रहा है उसको रीडेबल फॉर्मेट में लाना इज ग्राफी, राइट। तो एंजियो विद ग्राफी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो भी मैल फॉर्मेशन चल रहा है या फॉर्मेशन चल रहा है उसको ग्राफिकल फॉर्मेट में लाना इज एंजियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ देखिए मिस आउट हो गई है CSIR लिखने के चक्कर में, तो वो है कि डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन लीजन्स बिगिंस विद अ केयरफुल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल। तो इनिशियली आप उसकी हिस्ट्री लो कि उसकी फैमिली में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, और अगर थी तो आपको पूरा पेडिग्री एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर नहीं थी तो यू हैव टू फिजिकली डायग्नोज। अब आते हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं ब्रेन लीजन्स के। एप्सिसिस, देखो एप्सिसिस अगर मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ दैट इज फोड़ा, दैट इज बेसिकली फोड़ा फुंसी, समथिंग जहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज योर एप्सिस। तो एप्सीज क्या हो गया, मैंने बता दिया कि वो फोड़ा फुंसी, यानी कि इट इंक्लूड्स पस एंड इन्फ्लाम टिश्यूज। अब इन्फ्लाम टिश्यूज कैसे होगा, उस पस में आपके WBCs होते हैं, वो WBC फाइट करते हैं, तो फाइट करते हैं तो यहाँ पे जो पैथोजन होगा, पैथोजन की भी डेथ होगी, पैथोजन की डेथ होगी, और आपका जो एरिया है वहाँ का पैथोजन के डेड टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, WBCs डेड प्रेजेंट होंगे, तो वो बना देता है एप्सिस, राइट। तो दूसरा है कि आर्टेरियो वेनस मैलफॉर्मेशंस, ये आप सब नाम से समझ गए होंगे, आर्टरीज प्लस विनस मिलके बनाता है आर्टेरियो विनस मैलफॉर्मेशन, मतलब वहाँ पे कुछ एबनॉर्मेलिटी फॉर्म होना। तो ये क्या है, ये एक टाइप का ब्रेन लीजन है दैट अकर्स ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। सी, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में डील किया है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये आपकी एंजियोग्राफी से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब आप समझ पा रहे होगे कि ये ब्लड वेसल्स का मेलफॉर्मेशन है, एंजियोग्राफी से ब्लड वेसल पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा होता होगा जिसे हम एंजियोग्राफी से पढ़ पाएं। तीसरा है सेरेब्रल इन्फाक्शन। सेरेब्रल इन्फाक्शन इज बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक। जब भी आपको जैसे हार्ट स्ट्रोक आता है, अटैक आता है, वैसे ब्रेन स्ट्रोक्स जब आते हैं, हैमरेज हो जाता है, तो वहाँ पे आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। और सिमिलरली मैंने बताया जैसे, वैसे वहाँ पे का ब्लड सप्लाई रोक दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, इतना डेप्रिवेशन हो जाएगा, तो डेथ होनी ही है टिश्यू की, राइट। ट्यूमर्स सबको एकदम अच्छे से पता है कि दीज आर क्लम्प्स ऑफ सेल्स, अनऑर्गेनाइज ग्रोथ ऑफ टिश्यूज हो जाते हैं, राइट। नॉर्मल टिश्यू से ही एक क्लम्प बना लेते हैं। क्लम्प क्यों बना लेते हैं, क्योंकि ना उसे अपनी बेसमेंट से इंटीग्रेट होकर रहना है, ना ही उसे अपने बगल वाले सेल से इंटीग्रेट होकर रहना है, यानी कि एक लेयर ऑफ सेल्स बनी, उसके बाद कहीं से भी सेल्स निकल आए, राइट। उनकी मेम्ब्रेन ब्रीच करने लग गए, इंटीग्रेंस से उन्हें कोई मतलब नहीं, कैदरेंस से उन्हें कोई मतलब नहीं। ये मैं आपको अभी कैंसर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी एक्ट्रेक वगैरह के एग्जाम के लिए, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी कि ट्यूमर्स में क्लम्प्स कैसे फॉर्म होते हैं एग्जैक्टली। अब है दूसरा इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज PhD इंटरव्यूज। तो आपको बोला जाएगा अगर आप NBRC में गए हो, अगर आप NBRC जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, मैंने आपको पहले भी बताया था NBRC EEG के टाइम पे, ठीक है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे एक ब्रेन लीजन को, राइट। मैंने आपको हमेशा बताया कभी भी कोई चीज़ डिफ्रेंशिएट करने को बोली जाए, योर फर्स्ट हिंट वुड बी कि मैं नॉर्मल कैसा होता है, मतलब आपको नॉर्मल पता होना चाहिए ना। तो आपको अगर आप बोलोगे कि आई विल कीप अ नॉर्मल MRI ऑन वन साइड एंड आई विल कीप दी सस्पेक्टेड MRI ऑन दी अदर साइड, ठीक है, फिर मैं कंपेयर करूंगा या करूंगी, और मुझे जो भी मैलफॉर्मेशंस या जो भी मेरे को लगेगा कि अच्छा डिफरेंसेस है, तो आई कैन कम टू सम कंक्लूजन क्या हो सकता है इसमें ब्रेन लीजन बन जाए। यानी कि देखो जैसे यहाँ पे आपके ये डॉट डॉट से रेड कलर की जो इंक है ना, रेड कलर के एरोज, उससे ये दिखाया गया है कि यहाँ पे ब्रेन में लीजन्स बने हुए हैं। तो ब्रेन लीजन्स अपीयर एज डार्क और लाइट स्पॉट्स। जब आप ब्रेन लीजन्स देखोगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल MRI, यहाँ पे मैंने नॉर्मल MRI नहीं लगाया, बट यहाँ पे आप नॉर्मल MRI अगर लगा दो तो वहाँ पे डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे, यानी कि एब्सेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स, तो उसी से पता चल जाएगा कि वो ब्रेन लीजन है। अब आते हैं कि कॉजेज क्या है भाई, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसकी। तो ट्रॉमा हो सकता है, राइट, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा इन्फ्लामेशन विद इन ब्रेन टिश्यूज, कोई भी इन्फेक्शन हो गया ब्रेन टिश्यूज में, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पे फाइट होनी शुरू हो गई आपके वाइट ब्लड सेल्स की, आपके ब्रेन टिश्यूज की, बहुत सारी बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई, उसकी वजह से ब्रेन लीजन बन सकता है। तीसरा है इन्फ्लामेटरी एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। एक ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस हो जाता है, उसमें क्या होता है आपका खुद का बॉडी, योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स थिंकिंग योर ब्रेन सेल्स एज फॉरेन ऑर्गेनिजम्स, उनके पीछे ही पड़ जाता है, उन्हें मारना शुरू कर देता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ना बहुत ही न्यूरोलॉजिकल एज वेल एज साइकेट्रिक सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, राइट। नर्व सेल्स का डैमेज और ऑफ कोर्स आने ही है ना, वो सिम्टम्स तो आने ही है, साइकेट्रिक भी आने हैं, फिजियोलॉजी वाइज भी आने ही आने हैं। फिर है सेरेब्रल इन्फेक्शन या ब्रेन स्ट्रोक, मैंने ऑलरेडी बता दिया। अब आता है हाउ आर ब्रेन लीजन्स ट्रीटेड, ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो साइंस इतना एडवांस हो गया है कि इसकी तह तक जाया जा सकता है, जिससे कि को इवॉल्व होकर ही इसका इलाज निकाल लिया गया।
तो पहला है वेट एंड सी। आप देखो अगर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो ज़्यादा ग्रो भी नहीं कर रहे हैं लीजन्स, तो आपको सिर्फ पीरियोडिक चेकअप्स कराने हैं कि वो अच्छा कंट्रोल में तो है उनकी ग्रोथ, राइट। फिर दूसरा सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लीजन इफ इट अलाउज। ब्रेन सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इफ इट अलाउज तो आपको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, कि अगर आपको लगता है कि वो बिनाइन ही है, अभी वो मैलिग्नेंट नहीं हुए हैं, राइट, वो स्प्रेड नहीं किए हैं, तो आप उनको बिनाइन में ही निकाल सकते हो। थर्ड इज कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी फॉर लीजन्स दैट आर कैंसरस। अब कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी आपको पता है वैसे भी कैंसर्स में दिया जाता है। अब आप मुझे, आप क्या, चलो मैं ही बता देती हूँ। जब आप रेडिएशन थेरेपी देते हो ना, तो आप एक्सरेज देते हो वहाँ पे भी। जब आप बोलते हो कि एक्सरेज जो है वो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं और उनसे कैंसर हो सकता है, तो आप देखो आयरनी क्या है कि रेडिएशन थेरेपी में भी आप एक्सरेज दे रहे हो। तो आप एक्सरेज इसलिए देते हो क्योंकि जो आपके कैंसरस सेल्स हैं उनका जेनेटिक मटीरियल डिस्ट्रॉय हो जाए। जब उनका जेनेटिक मटीरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, राइट, उनका डीएनए डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो क्या होगा, वो सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं। अब ये हेल्दी सेल्स के डिस्ट्रॉय होने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हेल्दी सेल अगर वो है, तो वो बहुत हद तक अपने आप को क्या कर लेगा, रिपेयर कर लेगा, राइट। तो वो हेल्दी सेल रिपेयर कर लेगा और आपके कैंसर सेल की डेथ हो जाएगी। ओके, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो जाती है। फिर है मेडिकेशन। आप दवाई दे दो कि इन्फेक्शन, मतलब अगर मान लो आपके ब्रेन में, अच्छा एंटीबायोटिक्स कब दिए जाएंगे, जब वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रही होती है। एक होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, अब वो तो वायरल से होता है। अब आप बोलोगे मैम वायरल में कैसे एंटीबायोटिक दे दें। जब भी आपकी बॉडी में कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस आ जाते हैं जिसमें बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होता है ना। वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में होता है, इट जस्ट रिक्वायर्स एन एनवायरमेंट कि ऐसा इतना फेवरेबल बन जाए कि इम्यूनिटी इतनी डाउन हो कि वो इट स्टार्ट्स अटैकिंग यू। तो वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यू नीड टू गेट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा है काम द इम्यून सिस्टम और अदरवाइज चेंज द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स, किसी ना किसी तरीके से। विच इज बेसिकली कोविड के बाद आप सब समझ गए होंगे कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं ऑटो इम्यून में। तो जो ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस थी उसमें आप क्या कर सकते हो, इम्यून सप्रेसेंट दे सकते हो। थर्ड है टू रिलीव सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द ब्रेन लीजन्स, मतलब बेसिकली आप उस लीजन के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके जो सिम्टम्स है ना, मतलब टिल द टाइम, जब तक आप लीजन का कुछ नहीं कर रहे, आप उसके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आता है एवीएम। एवीएम, हाँ, एक चीज़ आप याद रखना, हमेशा गिव क्रेडिट टू द पर्सन। अगर किसी की इमेज आप ले रहे हो तो हमेशा क्रेडिट देना, मैंने यहाँ पे क्रेडिट दिया है, हमें वो इट्स देयर वर्क, ठीक है, तो उस चीज़ को हम नहीं यूटिलाइज कर सकते। तो साइंस के जो बेसिक एथिक्स है वो ये कहते हैं कि हमेशा क्रेडिट दें। अब आता है कि एवीएम। एवीएम में मैंने बताया ना क्लॉट बन जाता है। ये देखो यहाँ पे नॉर्मली आपकी ब्लड वेसल्स चल रही थी, नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन, नॉर्मल ब्लड सप्लाई कर रही थी। यहाँ पे क्या हुआ भाई, इनको ये तो गुत्था बना लिया इनने, है ना, दे बिकेम कोआगुलेटेड, एकदम ही क्लम्स बना दिए उनने वहाँ पे, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए बच्चे हम क्या यूज़ करते हैं, एंजियोग्राफी। यही मैं आपको बोल रही थी कि एंजियोग्राफी बताती हूँ मैं, ठीक है। तो एवीएम में ये हो जाता है, इसकी वजह से सिजर्स भी आते हैं पेशेंट को, यानी कि मिर्गी, एपिलेप्सी, ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो एवीएम हो गया, इसमें एंजियोग्राफी होती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट चीज़ की ब्रेन स्टिमुलेशन। ये था ब्रेन लीजन्स एज वेल एज स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन, ये आपके पूरे टॉपिक का नाम था। तो ब्रेन स्टिमुलेशन बेसिकली एक थेरेपी है। इस थेरेपी से क्या कर सकते हैं हम, हमारे ब्रेन को, अब नाम से पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है कि हम स्टिमुलेट करते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने की थेरेपी है, जिसमें आप एक्टिवेट भी कर सकते हो ब्रेन को या फिर इनएक्टिवेट भी कर सकते हो। कुछ सेल जो आपको हार्म कर रहे हैं, ठीक है, ब्रेन स्टिमुलेशन से आप क्या करोगे, उनको इनएक्टिवेट कर दोगे। कुछ सेल्स जो आपको बेनिफिट कर रहे हैं ब्रेन एक्टिवेशन से, सॉरी ब्रेन स्टिमुलेशन से आप उन्हें एक्टिवेट कर दोगे, ठीक है। वो सब होता किससे है काम, सारा काम होता है इलेक्ट्रिसिटी से। अब वो इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलेगी भाई, इलेक्ट्रोड से। इलेक्ट्रोड्स का क्या कर सकते हो आप, किन तरीकों से यूज़ कर सकते हो, यू कैन आइदर इम्प्लांट देम इन द ब्रेन, या फिर जब आप इम्प्लांट करते हो ना ब्रेन में, दिस इज कॉल्ड इन्वेजिव टेक्निक। या फिर जब नॉन इन्वेजिवली करते हो आप काम को, तो वो होता है जब आप स्कैल्प पे रखते हैं इलेक्ट्रोड, जैसे ईईजी में मैंने बताया था ना आपको, बैंड लगाते हैं या फिर इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं आपके पूरे हेड पे, है ना, वो नॉन इन्वेजिव हो गया। तो ये मैंने तरीका बता दिया। अब ये कैसे क्या होता है, रेमेडी अगेंस्ट न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब ये डेवलपिंग टूल है जो भी डेवलप हो रहा है। ब्रेन स्टिमुलेशन इज अचीव थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव बता दिया मैंने। अब नॉन इन्वेजिव के जो मोस्टली यूज वो क्या है, आर टी एम्स, आपको बस नाम याद रखने हैं,
DCS और DBS। वैसे ये कोई नहीं पूछने वाला जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, फिर भी पढ़ लेना, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इन लास्ट डेकेड एप्लीकेशन ऑफ दीज ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक्स हैज़ नॉट ओनली एक्सप्लोडेड बट ऑल्सो एक्सपैंडेड टू वाइड वेराइटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसीज। मतलब हम बेसिकली अभी हमने बताया ना ब्रेन लीजन्स हो जाते हैं, हमें कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं, हमें CT कराना है, हमें MRI कराना है और हमें सर्जरी से रिमूव करना है। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे हद तक आपके मेंटल डिसऑर्डर दे कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपीज, ठीक है। और PYQ में एक क्वेश्चन था, ऑल्दो ये लीजन का क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक ये ब्रेन लीजन का क्वेश्चन है, बट स्टिल डील कर लेते हैं क्योंकि हमने लीजन पढ़ लिया। तो ये बोल रहे हैं कि एक मसल टोन था, तो मसल की जो टोनिंग है वो बढ़ गई, वॉज इंक्रीज आफ्टर इलेक्ट्रोलिटिक लीजन ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस इन अ कैट, ठीक है। जब जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक लीजन था, ठीक है, उससे क्या हुआ, आपकी मसल टोनिंग बढ़ गई, ठीक है, टोन हो गई काफ़ी मसल आपकी। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही वो टोनिंग जो है वो कम हो गई। तो उसका रीज़न क्या है, आपने सर्जरी करी है ना। पहला है कि द फंक्शनल रिकवरी वॉज ड्यू टू प्लास्टिक चेंजेस ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर कोई एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है, चलो ठीक है, वो हमेशा इलास्टिसिटी से होगी, वो कभी भी प्लास्टिसिटी से नहीं होगी। प्लास्टिसिटी का मतलब ही है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मुझे 4 थप्पड़ मार दो, आप मुझे 10 थप्पड़ मार दो, आई विल रिमेन द सेम। लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब है कि आप मुझे 4 थप्पड़ मारो, उसके बाद आई विल क्राई, या मैं भी आपको 4 थप्पड़ मारूं, राइट। मतलब एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है, बट आप ऐसे समझो कि नॉर्मल चीज पे रिकवर होके नॉर्मल स्टेट में वापस आना आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी एज वेल एज प्लास्टिसिटी। मतलब आप उस नॉर्मल कंडीशन में वापस नहीं आ पाए। तो फंक्शनल रिकवरी कभी भी प्लास्टिक चेंजेस से नहीं हो सकती। तो आपका पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। हम डील कर ले रहे हैं हवा में इस क्वेश्चन को, ऑल्दो इस क्वेश्चन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, बट अब डाल दिए तो पढ़ लेते। ऑल्दो ये ब्रेन से रिलेटेड था इसलिए। बी है कि द ब्रेन टिश्यू सराउंडिंग द लीजन एरिया वाज नॉन, अब ये पता नहीं कैसे छप गया, नॉन फंक्शनल ड्यू टू सर्कुलेटरी इनसफिशिएंसी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी विच लेड टू द ग्रेटर फंक्शनल लॉस। हाँ भाई, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ब्रेन टिश्यू है, बोल रहा है जो लीजन एरिया है उसके अराउंड का जो ब्रेन टिश्यू है, जैसे ही आपने सर्जरी करी तो उस टाइम पे हो सकता है ना वहाँ पे ब्लड वेसल्स एकदम से एक्टिवेट ना हुई हो। अगर आपने सर्जिकल रिमूवल किया है तो आपको भी पता है कि उसमें टाइम लगेगा अभी होने में, है ना। वहाँ पे ब्लड वेसल्स कुछ तो डैमेज भी हो गई होंगी, वो ब्लड वेसल्स जो कैपिलरीज वो रीग्रो करेंगी, तो उसमें टाइम लग सकता है। हाँ, बी सही हो सकता है। उसके बाद सी सेज की द सर्कुलेटरी स्टेटस इन सराउंडिंग टिश्यू रिकवर्ड विद टाइम रिजल्टिंग इन पार्शियल फंक्शनल रिकवरी। हाँ, ये दोनों सेम चीज़ें बोल रहे हैं कि जो वहाँ का मतलब लीजन के सराउंडिंग का, अभी तक की लीजन की बात हो रही थी, लीजन के आसपास का जो टिश्यू है उसका उसमें सर्कुलेशन टाइम के साथ साथ ठीक हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी पार्शियल फंक्शनल रिकवरी हो रही है। हाँ भाई, अच्छा ठीक है, ये भी एकदम सही बात है। डी है द डीजेनरेटिंग नर्व फाइबर्स व रीजनरेटेड विच अंडरलाई फंक्शनल रिकवरी। कभी भी डीजेनरेटिंग नर्व फाइबर्स रीजनरेट नहीं होते, अदरवाइज आप पैरालिसिस के बाद जो विजन चला जाता है आप उसे सही कर लेते हैं। पैरालिसिस के बाद बेसिकली वो आप 50% 70% तक रिकवरी ले आते हो, कंप्लीट नहीं ला पाते क्योंकि डेथ हो जाती है वहाँ पे ना। तो अगर डीजनरेट हो रहे हैं नर्व फाइबर्स तो आप उनको नहीं रोक सकते। तो बी और सी इसका आंसर हो जाएंगे। ऑल्दो इसका ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं था, फिर भी हमने समझ लिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा लीजन क्या होता है, कौन से एरिया में होता है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन जिसमें वहाँ पे होगा उसी के बेसिस पे उसके सिम्टम्स आएंगे। दूसरा है सिम्टम्स एंड डायग्नोसिस पढ़ा हमने। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, MRI CT, और तीसरा क्या है, एंजियोग्राफी। तो MRI CT में बहुत ध्यान रखना कि MRI बहुत सेफ टेक्निक होती है, क्यों? क्योंकि उसमें रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक जो आपका पूरा मैग्नेटिज्म है वो इन्वॉल्व होता है और रेडियो वेव्स इन्वॉल्व होती हैं, तो ये सेफेस्ट है। जबकि CT स्कैन में एक्सरेज यूज़ होते हैं। बहुत बड़ी आयरनी है कि CT स्कैन इकलौती टेक्निक है जो कैंसर कर भी सकती है, कैंसर दिखा भी सकती है, उससे आप कैंसर डायग्नोज भी कर सकते हो और वो कैंसर भी कॉज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक्सरे यूज़ करी है, एक्सरे आयनाइजिंग रेडिएशन है विच इज़ अ म्यूटेजन, ठीक है। वो लेटर ऑन आपके अगर रिपेयर मैकेनिज्म में फॉल्ट हो गई तो वहाँ पे वो कैंसरस ग्रोथ भी कर सकती है। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ लीजन्स एज वेल एज PhD इंटरव्यू क्वेश्चन। डील कर लिया भाई, क्या क्या कॉजेज होते हैं हमने बताया। डिफरेंट कॉजेज क्या हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है, हेमरेज हो सकता है यानी कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और भी कुछ दो और कॉजेज बताए। फिर बताया कि अच्छा ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है, यानी कि रेडियोथेरेपी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, ब्रेन स्टिमुलेशन की टेक्निक बता दी, तो ब्रेन स्टिमुलेशन थेरेपी ही होगी। PY की डील कर लिया जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं था, बट स्टिल कर लिया, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्टडिंग। आई थिंक होने ही वाला है एग्जाम, और उसके लिए बी मोटिवेटेड,
स्टे सेफ फ्रॉम दिस ओमिक्रॉन वायरस। और ज़्यादा घूमने जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप घर पे हो घर पे पढ़ो, बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। एंड ऑल द बेस्ट। इसके बाद मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, दैट विल बी बायोलॉजिस्ट्स इन इसरो, लाइक ISRO में कि बायोलॉजिस्ट बेसिकली करते क्या है, हाउ टू एंटर ISRO, ठीक है। तो धीरे धीरे वो सब बनाते हैं, दैट विल बी इंटरेस्टिंग इनफ। और टेक्निक्स मुझे खुद भी पर्सनली करना है, तो हम वो भी करेंगे। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू। कल मिलते हैं अब कल वाले क्लास में।